देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, सियासत में काफ़ी हलचल है, अदम एतमाद की बातें और सियासी मोबिलाइजेशन। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि अपोजिशन तो मुतहर्रिक थी ही, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर भी हमें खासे मुतहर्रिक दिखाई दिए। रूठे साथियों और इत्तेहादियों से हमने देखा कि राबिते तेज़ हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद चौधरी बरादरान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के साथ डट कर खड़े हैं और साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की बातें सिर्फ अफसाना है, लेकिन अपोजिशन को अभी भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा कि चौधरी बरादरान के बगैर भी हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब देखना यह है कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, आने वाले दिनों में सिनारियो क्या होगा, अपोजिशन क्या कामयाब हो सकेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो आज पंजाब में दाखिल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ भी लॉन्ग मार्च कर रही है। अब देखना यह है कि ये जो लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला है ये हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्ड कर सकेगा, खासकर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की अगर बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, इसका भी सारा क्रेडिट जो है वो अपोजिशन ले रही है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च और इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हुई हैं, इससे हुकूमत अनर्व हो गई है, प्रेशर में आ गई है और इस प्रेशर में आकर हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है। बिलावल तो ये कहते हैं कि अवामी मार्च से हुकूमत घबरा गई है। तो क्या हुकूमती एंड पर कोई घबराहट है, इस पर बात करेंगे और ज़रा इस पर डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। क्या अपोजिशन अब भी अदम एतमाद की पोजीशन में है और हुकूमत पर से क्या जहांगीर तरीन से राबिते और फिर काफ लीग की जानिब से जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो बयानात सामने आए हैं, तो क्या तहरीक अदम एतमाद का ख़तरा टल गया है। सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीठ सीनियर रहनुमा और मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कहा जाता है कि पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का प्रेशर हो हुकूमत पर और उस दबाव में हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कमी की गई है उसका सारा क्रेडिट अपोजिशन ले रही है कि हमारे दबाव की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। तो सर, ये दुरुस्त है अपोजिशन का मौक़िफ़? दुनिया आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन का प्रेशर हुकूमत पर रहना चाहिए ताकि हुकूमत काम कर सके और अवाम दोस्त इक़दाम कर सके। लेकिन यहाँ तो मसला ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर हुकूमत पर तो हिज़्ब इख्तिलाफ का, अपोजिशन का कोई प्रेशर नहीं है। अलबत्ता हिज़्ब इख्तिलाफ का अपने ऊपर प्रेशर है। खुद अपने प्रेशर के नीचे कभी जो है चीख मारते हैं कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, फिर जाकर चौधरी साहिबान के पांव पड़ते हैं। मतलब आपने देखा कि प्रेशर ही है ना जिसने मुस्लिम लीग नून को मजबूर किया जाए और चौधरी साहब पकड़े। प्रेशर ही है हुकूमत का कि उन्होंने जाकर सरदारी साहब ने भी जाकर बात की और उनसे मिन्नत जाहिर करके कि हमें सपोर्ट करें। तो प्रेशर तो अपोजिशन अपनी हरकत का है, अपनी नाअहली का है, अपनी जो करप्शन की जो उनकी हरकतें हैं उसको छुपाने का प्रेशर है। और इसीलिए लॉन्ग मार्च देख लें, अब जो दंदनाते फिर रहे हैं सिंध की सड़कों पे और लोगों को लेकर निकले हुए, तो वक्त और यही टाइम अगर ये लोग करते क्या कहते हैं सिंध के अवाम की खिदमत पे इतनी तवज्जो देते तो शायद सिंध में आज हालात बहुत बेहतर होते और शायद इनको लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही ना महसूस होती। क्योंकि लोग मिसालें सिंध की देते और कहते हैं कि सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी ने जन्नत बना दी है तो अब बाकी मुल्क में भी ये बना देंगे। तो ये मैं बताऊं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है ना, इनका मसला ये होता है कि ये नवाब शाह में गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते और सखर तक पहुंच के इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो पंजाब की सरहद के बाद तो इनके पास नहीं रहेगा। ये तो सिंध की हद तक इनकी ये छलांगे हैं और वो भी मैं समझता हूँ कि अवाम अब एक्सपोज हो गई है, क्योंकि सिंध में ही PTI ने शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जिस तरह का मार्च किया है, अवामी हुकूक मार्च, मैं समझता हूँ कि वो भी एक मिसाल है इनको साबित करने की कि ये कुछ नहीं कर। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन की इस पूरी प्लानिंग का,
तो अदम एतमाद का तो वैसे ही एक नारा था। ये देखे, अदम एतमाद इस तरह से सिर्फ बयानबाजियों से नहीं आता, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट की हालत ये है कि सेनेट में जहां इनकी मेजॉरिटी है, वहां पर ये हुकूमत के बिल रोक नहीं सकते। जिस बिल की ये मुखालफत मीडिया में करते हैं, आपके प्रोग्रामों में आके यहाँ पे नारे लगाते हैं, अगले दिन जाके वो बिल हुकूमत पास करा लेती है इनकी मेजॉरिटी के बावजूद। डिस्क्रेडिटेड अपोजिशन का प्रेशर उनके अपने ऊपर है, वो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना है, और यही शोर शराबा और लॉन्ग मार्च करके, बाकी हुकूमत पर इनका अल्लाह के फजल से कोई प्रेशर नहीं। अच्छा साहब साहब, दो चीज़ें हो रही हैं, दो सिनेरियो बन रहे हैं, दो सिचुएशन बन रही हैं। अब देखें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब की चौधरी बरदान के साथ मुलाकात होती है और वहाँ से जो ख़बरें आती हैं, उसमें तो बज़ाहिर लगता है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है। और एक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक आ गया है कि जी बड़े वाज़ेह तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को परवेज़ लाई ने बताया कि जब मुझे शहबाज साहब मिलना है तो मैंने उनको कहा कि देखें ये जो आप काम करने जा रहे हैं अदम एतमाद का, ये आप कामयाब नहीं होंगे, बेहतर यह है कि इसको छोड़ दें, और नाकामी की सूरत में आपकी सियासत ज़मीन बोस हो जाएगी, और प्लस इमरान खान विल इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ये खबर है। दूसरी तरफ तारिक बशीर चीमा, कामर अली आगा जो PMLQ के रहनुमा हैं और गवर्नमेंट में वज़ीर भी हैं चीमा साहब, वो बयान देते हैं नहीं हमने तो कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी हम अदम एतमाद नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो सवाल दो पैदा होते हैं कि क्या इत्तेहादी जब आप लोगों को बैठ के मिलते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, प्रेस को कुछ और लीक करते हैं। एक और छोटी सी चीज़, उस पर भी एक कॉमेंट कीजिएगा। आज एक बड़े उर्दू अखबार ने लिखा है अपना साहब साहब, वो कहते हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक ज़ोर उस वक्त पकड़ा इसने जब शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने चंद दिन पहले पिंडी की में किसी एक अहम शख्सियत से मुलाकात की और उन्होंने कह दिया कि जी हम तो न्यूट्रल हैं। इसके बाद से कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक ने जोर पकड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा एहतशाम साहब के, ये जो बातें आ रही हैं मीडिया में और जिस तरह की बयानबाजी है, उस पर तो हम बिल्कुल यहाँ बैठ के तबसरा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसकी फैक्चुअल क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उन पर आप कोई सॉलिड तजिया करने की पोजीशन में एंड तक नहीं होते। ये एक सिनेरियो है जो कि डेवलप हुआ जब जरदारी साहब ने चौधरी साहब से मुलाकात की, फॉलोड बाय शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मुलाकात की, और उसकी वजह से एक स्पेकुलेटिव नैरेटिव आने लगा, स्पेकुलेशन बेस्ड नैरेटिव। बात यह है कि देखें आखिर काफ लीग को क्या प्रॉब्लम है कि वो अदम एतमाद का सहारा लेगी या अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी। मुझे तो यकीन है कि वो जहां खड़े हैं काफ लीग जहां खड़ी है उसमें हुकूमत में वो उनके डिमांड्स और उनके तकाज़ों और उनके मुतालबात की रोशनी में उनको उसी तरह का की जगह दी गई, उनको वो पोजीशन और अहमियत है उनकी हुकूमती इत्तेहाद में। रह गई बात इन लोगों की, तो क्या मैं समझता हूँ कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ के जाने से क्या वो तारीख सारी साफ हो गई, वो सफा सारा क्लियर हो गया उस तमाम काले करतूतों से जो कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जिस तरह की सख्तियां की गई या जिस तरह की दुश्मनियां और जातियात पर मबनी सियासत चौधरी साहिबान के साथ की गई, क्या मतलब ये चीजें एक मुलाकात के नतीजे में ही सारे मसाइल हल हो गए? मैं नहीं समझता कि ये ऐसा है। हर काम का एक हिस्ट्री होती है और उस हिस्ट्री के तनाजुर में आपने उनके नए इक़दाम को देखना होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का मीडिया उठा रहा है, मीडिया सेल उनके उठा रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब के बयान का, कामिल अली आगा और तारिक बशीर चीमा साहब पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ज़ाहिर सियासी बयान देना है और सियासत में एहतशाम साहब कभी भी, मैं ये समझता हूँ कि हतमियत और कतईयत के साथ कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। हमेशा आप ऐसी बात करते हैं जो कि मतलब एक न्यूट्रल टाइप के पैरामीटर्स में आप रह के बात करते हैं या आप बीच बीच में सेंट्रलाइज पोजीशन पे रह के बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये भी देखें कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें मुस्लिम लीग काफ को अपोजिशन का साथ दे के क्या मिलता है, तो पॉलिटिकली भी मेरे ख्याल में उनके लिए यही है कि वो जहां है अपोजिशन का साथ देकर क्या फायदा उनको, और जब वो अपोजिशन का साथ देकर अगर उनको कोई ओहदा मिलता भी है तो वो अपोजिशन की जो चूचू का मुरब्बा है, जो 1500 जमातें जमा होकर अपोजिशन बनी हुई है जिनकी 2-2 सीटें हैं, उसमें उस पर वो इन्हिसार होगा उनका, सारी उम्र उन पर डिपेंडेंट होंगे और जो भी जितना भी इक़्तिदार का टाइम मिलेगा उसमें वो उन पर डिपेंडेंट एटलीस्ट अगर और किसी पे नहीं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे होंगे, तो उसमें तो उनको पॉलिटिकली नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा है। इसलिए मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि
काफ लीग की जानिब से तो ज़ाहिर है यकीन दहानी करा दी गई है, लेकिन अपोजिशन का दावा यह है कि पीटीआई के अपने जो अरकान हैं, 20 अरकान का दावा किया जा रहा है कि वो हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी ना भी हो। आज खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि काफ लीग के बगैर भी हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और कामयाब होंगे। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना सोनिया कि ये सारी बातें दावे ही है। और देखें एक बात और अभी आपको मैं बताऊं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है सियासी पार्टियों की कि उनको वैक्यूम फिल करना होता है। वो खाली जगह छोड़ नहीं सकते, उनके पास करने को कुछ है नहीं। तो जब करने को कुछ है नहीं, ना इक्तदार है, ना उनका इक्तदार में आने का कोई चांस दूर दूर तक है, आपस में इख्तिलाफात हैं, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं, कभी एक खिलाफ बयान देते हैं। अब आपने देखा परसों जो मीडिया पे चल रहा था, जो मरियम शहबाज शरीफ साहिबा का, जो नवाज शरीफ साहिबा का जो बयान था रिगार्डिंग आसिफ अली जरदारी साहब, तो ये तो इनकी आपस में मोहब्बत का आलम है कि एक दूसरे को गालियां तक दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्पेस को फिल करने के लिए कोई ना कोई बात तो करनी है। लेकिन और वो कहीं ना बातें कहीं सैफ साहब खतरा तो था ही गवर्नमेंट को। पहले कहा जा रहा था जहांगीर तरीन साहब से राबिता नहीं होगा, जहांगीर तरीन साहब से राबिता किया, फिर खुद चौधरी बरादरान के घर गए, उनसे मुलाकातें की, फिर खबरें आ रही हैं एमक्यूएम से, बाप से, जीडीए से भी प्राइम मिनिस्टर मुलाकातें करेंगे। तो कहीं ना कहीं खतरा तो था ना गवर्नमेंट को, या फिर इत्तेहादियों से कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था वो कम था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को खुद वहां जाना पड़ा। मैं एक बात बताता हूँ आपको। चले चले हम आपका आर्गुमेंट या अपोजिशन का आर्गुमेंट ले लेते हैं कि जी इन्होंने ये सब कुछ जो है वो हमारे डर से किया। पहली बात तो ये है कि डर शर्त तो कोई नहीं है। वजीर आजम साहब की मुलाकातें भी तो वजीर आजम साहब ने जाकर अगर चौधरी साहब की मुलाकात कर ली, वो अगर ये समझते हैं कि ये हमारे डर की वजह से हुए हैं, तो चलिए अच्छी बात है। इनके डर की वजह से हुकूमत ने कुछ अवाम दोस्त इकदाम कर लिए, उसमें भी अवामी का फायदा हुआ और अल्टीमेटली फायदा हुकूमत को ही होगा, क्योंकि जाहिर है जब अवाम दोस्त ऐलानात आप करेंगे, इकदाम करेंगे, तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो आपकी गवर्नमेंट को ही मिलता है। इसी तरह अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के अमायदीन ने मुलाकातें की, उसमें भी हुकूमत को ही फायदा हुआ, हुकूमती इत्तेहाद में मजीद जो है मुतहिद हो गए। इनकी हरकतों की वजह से मैंने बताया कि इनको नुकसान होता है और इनके मुखालिफिन हमें तो फायदा ही फायदा है। ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद का खतरा टल गया, या अपोजिशन अभी भी है कि अदम एतमाद लेकर आएगी? वो तो कह रही है कि हम कॉन्फिडेंट है, इस पोजीशन में है। देखिए इंडिपेंडेंट अगर एनालिसिस किया जाए सोनिया, सैफ साहब जो बात समझ आती है कि ओपोजिशन की दो बड़ी पार्टियां जो है ना, बल्कि ओपोजिशन दो बड़े कैंप में तब्दील होकर बैठी हुई है, बटी हुई है। अब जरदारी साहब जिस तरीके से बात करते हैं उन्हें तो सूट ही नहीं करते, किसी सूरत में इलेक्शन सूट नहीं करते, हुकूमत का जाना इस तरह सूट ही नहीं करता। नवाज शरीफ साहब डे वन से कह रहे हैं कि जी हमें नए इलेक्शन चाहिए, नए इलेक्शन चाहिए। बीच में मरियम साहब कह देती हैं भूल के कि जी 5 साल मुकम्मल होने चाहिए, बाद में ख्याल आता है कि शायद गलत बयान दे दिए। अहम सवाल इस वक्त सैफ साहब जो पूछा जा रहा है सब जगहों पर, और इनसे भी जब पूछा जाता है कि जी चलें फ़र्ज़ करें आप अदम एतमाद लाने में अपोजिशन कामयाब हुई होती है, व्हाट नेक्स्ट, अगला एजेंडा क्या है, इनको नहीं समझ आ रही। ना ये बता पा रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, कभी कहते हैं कि जी मूनस इलाही को बना देते हैं, कभी कहते हैं जरदारी साहब कहते हैं मेरे साहबजादे को प्राइम मिनिस्टर बना दें। फिर ये भी नहीं पता इनमें नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि जी 3 महीने के लिए हुकूमत हो, फिर इलेक्शन करा दिया जाए। साथ ये भी कहा जाता है कि अगर PMLQ के साथ हाथ मिलाते हैं और उनके साथ मिल के कोई गेम करते हैं तो अपने परवेज़ इलाही साहब कभी जिस खुला मैदान जब होगा तो वो PMLN के बंदे तोड़ेंगे, अगले सिनेरियो में उनका पता साफ करेंगे। आपको क्या लगता है, सियासत को आप अच्छी तरह समझते हैं, बड़े अरसे से इस मैदान में, आपको क्या लगता है पंजाब भी साहब साहब बैटल ग्राउंड बनेगा? आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब इतनी आसानी के साथ पीछे हट जाएंगे और खुला मैदान छोड़ देंगे कि 1.5 साल जो रह गया है? और फिर ये भी कहा जाता है कि किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मौजूदा दलदल से कैसे निकालेंगे, हालात ख़राब जो लोग बहुत से कहते हैं पहले वाले करके गए, इनको बड़ा मुश्किल हालात मिले, इनके पास कोई एजेंडा ऐसा है कि ये अगले 1.5 साल तक मामला को चला पाए? देखें पहले तो मैं जो आपने पहले नुकात उठाए उस पर मैं कमेंट करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब क्या मैदान खाली छोड़ देंगे पंजाब का। मैं समझता हूं कि पंजाब यकीनन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मेन बैटल ग्राउंड होता है और पंजाब ही डिसाइड करता है कि वफाकी हुकूमत किस साइड पे जाएगी। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब का जहां तक ताल्लुक, उन्होंने वो बैटल ग्राउंड नहीं छोड़ दिया है, वो मैदान खाली करके जा चुके हैं, वो तो लंदन में बैठे हुए। अब जो उनके यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन नुमाइंदों का हाल ये, जैसे आपने खुद बताया, उन्हें कोई पता नहीं होता सुबह उठकर कि उन्होंने बयान क्या देना है, उन्होंने आज के दिन का उनका एक्शन प्लान क्या, उन्हें करना क्या है। वो जिस तरह कहते हैं कि वो सुबह उठ डिसाइड कि चलें जी जब हम आएगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या बात की है।
इसी से ही वो बोंगिया मार जाते हैं। इसी वजह से मरियम साहिबा कोई बयान दे रही है, दूसरे कोई और दे रहे हैं। दूसरी बात, इस अरे है इनकी सब, इनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है एहतेशाम साहब तो सिर्फ अपने जाती मफादात है। आपने खुद अभी बताया, सब अपने अपने बेटों को, भाइयों को और अपनी फैमिली के लोगों को किसी न किसी सूरत में एम्पावर करके इक्तदार में लाना चाह रहे हैं और कोई अवाम दोस्त एजेंडा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके पास ये एजेंडा भी नहीं है कि फर्ज करें किसी मोर्चे के नतीजे में इक्तदार मिल भी जाता है तो उस इक्तदार करना क्या है। ये जो माशी मसाइल है, एक इनमें से किसी बंदे ने आकर क्या आपके टीवी प्रोग्राम में कहीं भी ये कहा है कि भाई हमारा माशी एजेंडा ये है, हम आगे अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम इन लाइंस पर मईशत को बेहतर करेंगे, हमारा खारजा पॉलिसी ये होगी, हमारी दाखिली सलामती की पॉलिसी ये होगी। इनके पास ना कोई एजेंडा था, ना है और ना आइंदा इनके आने का इम्कान है। कि नजर सिर्फ कुर्सी पे कोई एजेंडा, कुर्सी का एजेंडा है। तो इसलिए इनको हम बतौर पॉलिटिकल अपोजिशन सीरियस नहीं ले रहे। अलबत्ता बयानबाजी की हद ये अपनी स्पेस भी कर रहे हैं और मीडिया को भी एक क्या कहते हैं, एक फूड वो दाना डाल रहे हैं कि चलो यार आप लोग भी अपने टीवी प्रोग्रामों में कोई ना कोई डिस्कशन के लिए आप साहब एक अच्छी चीज हुई है कि आवाम को रिलीफ मिला है। ये पेट्रोल का कम होना, बिजली की प्राइसेस का कम होना और ये वादा करना प्राइम मिनिस्टर का कि ये जून तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। मेरा सवाल आपसे है कि ओपोजिशन के लोग कहते थे कि IMF के प्रोग्राम में जाके मुल्क को फंसा दिया गया। अब ओपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि जी IMF के प्रोग्राम के खिलाफ हुकूमत क्यों जा रही है, और बज़ाहिर ये लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि ये रिलीफ देना। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चाहते हैं इस वक्त? मैं यही बात कर रहा हूँ एहतेशाम साहब के वल्ला इनको अगर ये सिर्फ शाम को बैठकर ना रात को इनके लीडरान अपने बयानात ही सुन लें और देखें कि ये क्या बातें कर रहे हैं तो इनको खुद ही शर्म आ जाए और सियासत से इस्तीफा देकर कोई और काम शुरू करते हैं। देखें ये IMF में पाकिस्तान को फंसाने वाले कौन थे? यही लोग थे, यही गए इतने मुआहदे किए। ये पावर सेक्टर का किसने बिठाया है? ये बाकी जो LNG हुए थे ये किसने किए हैं? ये PTI की हुकूमत की डाला गन साफ कर रही है। दूसरी बात ये है कि चूंकि इमरान खान साहब की पॉलिसियों ने, उनकी सियासी जो मूव्स हैं उन्होंने इनका सर चकरा के रख दिया है। कभी ये IMF के खिलाफ बोलते हैं, जब वो IMF के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो इनको समझ लिया, फिर ये इमरान खान के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, ये IMF गलत अच्छा। इनको कुछ तरीके ये खड़े कहाँ हैं और इन्होंने कल करना क्या है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए ना, अवाम को रिलीफ मिल गया तो कल से टीवी चैनल्स पर इनके लोग क्या कह रहे हैं। कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में यही कहा गया कि जी इमरान खान जो है वो डर के उन्होंने ना ये रिलीफ दे दिया। मैंने कहा चलो डर के दे दिया, अवाम को तो दिया, अपनी जेब में तो नहीं डाला, लंदन में या न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स तो नहीं खरीदे उन पैसों से, अवाम को रिलीफ दिया। तो अवाम के लिए ही वो मुतलब होकर आए हैं, अवाम की जो सर्विस है वो उनका ऑब्जेक्टिव है, का मकसद है। इसलिए आपको क्या एतराज है? आप उसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसने एक अच्छा इकदाम, बिल्कुल अच्छा इकदाम है सैफ साहब, और तारीफ भी करनी चाहिए। खुशाइन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया, लेकिन सर इदारा शुमारियात ने महंगाई के ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए हैं जो कि काफ़ी होशरुबा भी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो सर कमी की गई है, मगर इसके असरात जो हैं, जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी है उस पर नहीं आए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो एकदम से किराए बढ़ जाते हैं, फिर दीगर जो इससे लिंक चीज़ें होती हैं उनकी कीमतों में एकदम इजाफा हो जाता है। लेकिन जब प्राइसेस कम होती हैं तो फिर इन कीमतों में कमी नहीं आती। तो यहाँ पर भी आपको नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इंतज़ामिया का, ताकि आम आदमी तक असरात जा सकें, रिलीफ पहुँच सके? होना चाहिए गवर्नेंस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट और मुसलसल इम्प्रूवमेंट, रेगुलर इंटरवेंशन होनी चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ इंटरवेंशन होनी चाहिए, ताकि ये जो अशियाए खुर्दनोश है, खास तौर पर जो आम आवाम की जरूरियात की चीजें हैं उनकी कीमत जो है वो कंट्रोल में रहे। इस सिलसिले में मैं कम से कम खैबर पुख्तूनख्वा की हद तक कह सकता हूँ कि हमारा तो तरीकाकार ये, हम हर हफ्ते हमारे वजीर आला साहब खुद मीटिंग करते हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को यही हिदायत दी जाती है कि कहाँ पे नरखनामे जो है या जो सरकारी रेट है खाने पीने की चीजों की, उनकी कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। हम बाकायदा इसको एक कैंपेन के तौर पे लिया हुआ है। इस तरह बाकी भी जाहिर है सूबों को चाहिए कि वो भी इस तरह के इकदाम करें। लेकिन देखें, एक बात याद रखें कि हमारी पाकिस्तान में जितनी भी एटलीस्ट जो एडिबल आइटम्स हैं, आपको पता है उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन बाहर से इंपोर्ट होता है, और इंपोर्टेड जो मटेरियल है और जो ग्रेन्स हैं और जो बाकी चीजें हैं, एडिबल मटेरियल जितना भी है, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ उनकी कीमतें फ्लक्चुएट होती हैं। जब हम उनको इंपोर्ट, हमारे पास चॉइस नहीं होती उसमें कुछ ज्यादा ऊपर नीचे करने के। लेकिन
उसके बावजूद भी जो एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके तहत हमने 30% कम नरखों पर ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया, ताकि लोगों को आटा, चीनी, दाल और ये जो दालें और ऑयल जो है ये उनको कम से कम 30% डिस्काउंट में मिले। तो हुकूमत यही इंटरवेंशन कर सकती है कि अपनी जेब एक चीज, एक आवाम को रिलीफ दे। साहब साहब आपने केपी का जिक्र किया, इस हवाले से अच्छा मुझे याद आया कि जो पहला फेज था बल्दियाती इलेक्शन का, उसमें आपको खासा सेटबैक हुआ था। सवाल मेरा ये है कि ये पॉलिटिकल फायर फाइटिंग आपने कोई बेहतर तरीके से कर लिया है, कोई ये जो डैमेज डन हुआ था वो अनडू हो सकेगा नेक्स्ट फेज में जो अब होने जा रहा है केपी में बल्दियाती इंतखाब का? जी जी एहतशाम साहब, देखें एक बात मैं जरा थोड़ी सी रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए कहना चाहता हूं कि आज भी अगर आप इलेक्शन कमीशन के स्टेटिस्टिक्स देख लें, जो नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए हैं, पीटीआई के वोट सबसे ज्यादा है। हाँ, कुछ जगहों में हम इलेक्शन सीटों पे हारे हैं और उसकी वजह यकीन करें, आप स्टेटिस्टिक्स, आप नंबर्स भी देख लें, हमारे अपने लोग जब के खिलाफ खड़े हुए उसकी वजह से हमारा वोट डिवाइड और हम हार गए, वरना हम वहां पर भी अच्छा खासा रिजल्ट देते। लेकिन आपने देखा कि जो जिमनी फिर इलेक्शन हुआ 13 फरवरी को, उसमें पीटीआई ने बिल्कुल कम बैक किया। हमने डेरा इस्माइल खान की सीट जीती, जो कि अपोजिशन की जेयूआई की बहुत स्ट्रांग सीट थी और बहुत बड़े मार्जिन से जीती। हमने लकी मरवत में सीटें निकाली, हमने बनू में सीट निकाली, हमने बाजौड़ में सीटें निकाली। तो हमारा वोट बैंक आज भी अल्लाह के फजल से पीटीआई का। लेकिन पेशावर में मौलाना फजल रहमान के दामाद का मेयर बन जाना लोगों को हजम नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें अभी तक मेयर का बाकायदा तो खैर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी भी नहीं किया, क्योंकि उसमें अभी तक कोई 23-24 हजार रिजेक्टेड वोट है, जिसमें से हजारों की तादाद में वोट पीटीआई के जो कि रिजेक्ट हुए हैं। बात यह है कि लेकिन जो वहां की फतह है इनकी, जिसको ये फतह करार दे रहे हैं, बड़ा जश्न मना रहे हैं। देखें एहतशाम साहब, पेशावर का इनका कोई ट्रेडिशनल, इनकी कोई वहां पे पावर नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। ये एक रिएक्शन था और कुछ हमारे आपस के इख्तिलाफात के नतीजे में पीटीआई के लोग जो आपस में लड़े, उसकी वजह से वोट डिवाइड हुआ। देखिए कई हल्कों में पेशावर के हमारे अपने एमएनएस को आपको पता है बाद में शोकॉज नोटिस दिए गए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सैफ साहब, लेकिन जो फेज 2 होगा बल्दियाती इंतखाबात का, उसके तो बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम नून जो है वो आपको टफ टाइम दे सकती है, जेयूआई फेड टफ टाइम दे सकती है। पहले फेज में तो आपके अपने घर में जो है वो सूरत हाल काफ़ी स्ट्रेंज रही। बहरहाल सर, जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बातें हो रही हैं, आज बुज़दार साहब कह रहे थे कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च करे, किसी को नहीं रोकेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि इस वक्त मुआशी हवाले से जो हमारी मुश्किलात हैं, 20-30 हज़ार लोग भी इस्लामाबाद की सड़कों पर आ जाते हैं, तो बहरहाल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। अब 8 मार्च को पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इस्लामाबाद, फिर 23 मार्च को पीडीएम भी लॉन्ग मार्च करेगी, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो जाहिर है मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। देखिए, लेकिन फिर आपका सवाल जो है ना, इसका जवाब देने के साथ मैं एक ज़िमनी सवाल ये करना चाहूंगा कि फिर ये देखें कि अगर इनकी वजह से माशी इस्तेहकाम में मतलब कमजोर होता है, माशी पोजीशन कमजोर होती है, प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार फिर यही अपोजिशन है कि फार्मूला तो कोई नहीं है, मुल्क को मसाइल से निकालने का हल तो कभी इनके माहिरीन माशियात ने नहीं दिया। इतने बड़े बड़े अरस्तु इनकी सफों में बैठे हुए हैं, कोई दे ना, कोई फाइनेंशियल वायबिलिटी का प्लान दे कि मुल्क कैसे हमने निकालना है, इकोनॉमिकली कैसे इसको मसले को हल करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जहां तक लॉन्च का ताल्लुक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ सियासी स्पेस को फिल करने के लिए एक हरकत है। देखिए लॉन्ग मार्च का क्या होगा, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध से आगे आना ही नहीं है, चंद लोग आ जाएंगे, अगर होते तो ये बल्दियाती, ये क्या नाम है जो इनकी यहाँ पे सीटें कुछ होती है, कुछ भी नहीं है, इनकी तो वोट बैंक पे है ही नहीं पंजाब। रह गई बात इसकी पीडीएम की, तो पीडीएम को देखें कितनी खूबसूरती से कौम को धोखा देने के लिए इन्होंने ये डेट चुनी है, 23 मार्च की डेट चुनी है। 23 मार्च के बाद एग्जैक्टली 8 या 9 दिन के बाद रमजान शुरू हो गया, तो ये आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बिरयानियां खाएंगे, उसकी सेवर के पुलाव खाएंगे। इसमें माजरत के साथ अब एक चीज साहब साहब जो बड़ी बुरी हो रही है, वो जाती मफादात जो है ना, कौमी मफादात जो है ना, उसके ऊपर चले गए हैं। अभी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मिफ्ता इस्माइल ने, मरियम साहब अभी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा इकानमी का बेड़ा डूब गया है, नीचे आ गई है। फिर किसी ने सवाल पूछा कि जी आपकी कंपनी ने, जो आपकी कंपनी है उसने पिछले साल 30 करोड़ रुपया कमाया था, इस दफ़ा जो है 1 करोड़ रुपया कमाया। उन्होंने कहा जी अगर मुल्क की इकॉनमी इतनी डूब गई है तो आपकी अपनी इकॉनमी कैसे ऊपर जा रही है? इस पर वो नाराज़ हुए, मरियम साहबा ने उनको झड़क दिया कि मत जवाब दें। ये दोगलापन क्यों है? एहतशाम साहब, यही तो वो मुनाफिकत है जिसकी तरफ इमरान खान साहब बार बार इशारा करते हैं कि ये लोग पाकिस्तान को अपनी जाती जागीर समझ के उस पर हुकूमत करने के लिए आते हैं, या अवाम की खिदमत, या ये बात सिर्फ पॉलिटिकल नारे हैं, असल में तो अपनी जागीरें बनाई हुई हैं। और
और रऊनत और तकब्बुर का जो हाल है वो इनकी पेशानियों और इनकी शक्लों को देख के आपको नजर आ कि ठीक कितने है, बहुत बहुत एरोगेंट तरीके से ये शुक्रिया। बात करते मुअव्विन हैं। खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये तहरीके अदम एतमाद का ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा? हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, इत्तेहादियों से राबिते हो गए, काफ लीग तो कल कह रही थी कि हुकूमत के साथ डट कर खड़े हैं, जहांगीर तरीन साहब से राबिता हो गया है, तो अपोजिशन अभी भी इस पोजीशन में है कि तहरीके अदम एतमाद लाए और कामयाब हो जाए? देखिए, एक बात तो तय है और आप भी जानती हैं कि पूरी कौम इन पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इस हुकूमत पे इनकी मजालिम ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पूरी कौम और अपोजिशन जो है वो एक पेज पे हैं, यकसू हैं कि इस अदाब से जो पीटी की शक्ल हुकूमत की शक्ल में मुसल्लत किया गया है इस कौम पे, उससे जितनी जल्दी निजात हासिल उतना ही बेहतर है। अब ये मुझे यकीन है इत्तेहादी जो चाहें कहें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये यानी आप बहुत जल्द देखेंगे कि उनको भी ज़ाहिर एहसास है कि उन्होंने आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे, कौन सी कारकर्दगी दिखाकर वोट मांगेंगे। और बिल आखिर उन्होंने इस डूबती कश्ती छलांग लगानी है। इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को अलग करना ही करना है उन्होंने। अब ये कि आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, लेकिन उन्होंने करना ही करना है जी। आप ये देख लें, जिन्होंने भी आवाम के पास वोट लेने जाना है उनको क्या जरूरत है कि इस बदनाम हुकूमत का हिस्सा बने रहें और बदनामी में हिस्सेदार बनते रहें। चीमा साहब, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ अब लग रहा है कि जी अदम एतमाद जो है ना वो एक फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है, और दूसरी तरफ क्लैरिटी नहीं है आपकी पोजीशन में और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की पोजीशन में। तीसरी चीज़ इसमें अहम यह है कि अगले सिनेरियो में ये नहीं पता चल रहा कि क्या होगा। एक चीज़ लोग ज़रूर कह रहे हैं कि जी अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो अपोजिशन को बड़ा सेटबैक होगा और ज़मीन बोस हो जाएगी, और ये कि जी इमरान खान वुड इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप नहीं समझते, और यही मशवरा कहते हैं कि ना जो ख़बरें आई हैं, परवेज़ इलाही ने प्राइम मिनिस्टर को बताया जब उनसे मुलाकात हुई कि मैंने शहबाज साहब को मशवरा दिया है कि ये नहीं कुछ हो सकता, बेहतर आप इससे हट जाएँ, अपोजिशन अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। आपको लगता है वो भी एक सूरत हाल है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, इत्तेहादी जो हैं चाहे परवेज़ इलाही साहब समेत, ये तो देखें बड़े समझदार लोग हैं और उनको पता है कि ये हुकूमत जो है बदनामी में भी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मुख्तसर तरीन मुद्दत में जितनी ये बदनाम हुई है आवाम की नज़रों में, इतनी कोई हुकूमत आज तक नहीं हुई। तो उनको क्या ज़रूरत है कि बदनाम हुकूमत के साथ शामिल रह के लोगों से बुरा भला करवाएं और इस बदनामी में हिस्सेदार बने। उन्होंने ये है कि आज जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये है कि बहुत जल्द इन सब ने अपने आप को अलग करना है, डिसोसिएट करना है इस बदनाम हुकूमत से, इस डूबती कश्ती से छलांगे लगानी है इन्होंने। दूसरी तरफ साहब ये भी कहा जा रहा है कि ओपोजिशन की सफ़ों में क्लैरिटी नहीं है। फ़र्ज़ करें अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट? फ्यूचर का सिनेरियो क्या बनेगा? फ्यूचर का सेटअप क्या होने जा रहा है? 1.5 साल की हुकूमत होगी, ये इलेक्शन फौरी तौर पे कराए जाएंगे, ये कुछ नहीं पता चल रहा आपके पार्ट पे। देखिए, जो आपने फरमाया उस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि अपोजिशन की तमाम सफ़ों में इस हवाले से मुकम्मल यकसुई है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे और मंजिल हमारी जो है, हमारे मकासद हदफ जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, कोई भाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और वो ये हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसको हम कहते हैं वोट की इज्जत दो, और पीटी हुकूमत की शक्ल में जो अजाब मुसल्लत किया गया इस कौम पे, उससे निजात हासिल हो। ये हमारे अहदाफ हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस हवाले से कोई कंफ्यूजन भाव नहीं है। अब ये है कि जो आपने जिक्र किया कि क्लैरिटी नहीं है, तो ये है कि वो जो देखें जो स्ट्रेटजी होती है, लाएअमल होता है, हिकमत अमली होती है, उसके बारे में दयानतदाराना इख्तिलाफ राय हो सकता है। और वो कि जी वो उसके इलेक्शन के बाद ये अदम एतमाद की तारीख कामयाब होती तो उसके बाद सेटअप किस तरह का होना चाहिए, इलेक्शन फौरन होने चाहिए या कुछ अर्से के बाद होने चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ अर्सा मिलना चाहिए, या ये है कि फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए। इस बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, दयानतदाराना इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है। सही। तो
डॉक्टर साहब, अदम एतमाद फिर कब ला रहे हैं आप? कितने नंबर्स फाइनल हुए हैं अपोजिशन के पास? खाकान अब्बासी साहब तो कह रहे थे कि मार्च में ही हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो क्या कुछ डिसाइड हुआ है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही क्या लेकर आएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ? ये देखें, इस बारे में पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर फैसला करेगी जी। लेकिन एक चीज़ बताइए चीमा साहब, आपकी पार्टी जो बहुत ज़ोरों शोर तरीके से कहती है कि जी सियासी इस्तेकाम रहना चाहिए और जो मौजूदा निज़ाम है इसको चलता रहना चाहिए, 5 साल की टर्म हर शख्स को, हर हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आज आप 1.25 साल पहले या 1.5 साल पहले इनकी छुट्टी करा देते हैं, तो फिर कोई अगला सेटअप में कोई आपके यहाँ कोई जिसको कहते हैं कि इत्तेफाक राय नहीं होता कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, फिर अब आप साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी ये भी नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो नए इलेक्शन होने की सूरत में आप नहीं समझते कि फिर आप पे भी लोग उंगलियां उठाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब ये पार्लियामेंट वजूद में आई, नई असेंबली बनी इलेक्शन के बाद, 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उस वक्त हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हुकूमत के बारे में। हमें पता था कि ये खुद आए नहीं, लाए गए हैं। इसके बावजूद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मियां शहबाज शरीफ ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऐवान में ये कहा कि हम आपको गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये कि आप मुद्दत पूरी करें जैसे भी आप आए हैं। ये नहीं मतलब कि जो 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 जमहूरी कदरें हैं, जमहूरी रवायात हैं, जमहूरी इदारे हैं, उनके इस्तेकाम के लिए हम चाहते थे कि ये मुद्दत पूरी करें। लेकिन इन्होंने अवाम के साथ जो जुल्म किया, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आप देखें तो सही, अशाए खुर्दनोश की कीमतें देखें, आप बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें देखें, सर 10 रुपए रिलीफ तो दे दिया है पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, 5 रुपए बिजली सस्ती हो गई है। ओवरऑल जो महंगाई है उसको जस्टिफाई गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगाई बहुत ज्यादा है और 30 जून तक तब्दील नहीं होंगी प्राइसेस। बिल्कुल। और सर एक बात गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि पहले आप लोग की तनकीद करते थे, अपोजिशन तनकीद करती थी कि IMF की हर बात मान रहे हैं, ये पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। अब पेट्रोल कम किया, प्राइसेस कम किया, फिर भी अपोजिशन को मसला। गुजारिश ये है कि IMF के पास हम भी गए, लेकिन हमने उनकी शराइत मान कर उसका बोझ जो है आवाम पे नहीं पड़ने दिया। हमारे दौर में आप देख लें, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें कितनी स्टेबल थी, शायद खुर्दनोश की कीमतें कैसे स्टेबल थी, अपनी करेंसी कैसे स्टेबल थी। बात यह है, आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट की वो बात करते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ आपकी विसादत से, आप उनसे पूछिए, मेरा चैलेंज है कि 2013-14 में जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत थी, आज भी तकरीबन वही है, आप पता कर लें। लेकिन यह है कि उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए पर लीटर थी और आज उससे डबल हो चुकी है। तो ये है, इसकी वजह क्या है कि इनकी नालायकी और बदइंसामी है। सही। और इसका खुमियाजा जो है वो आवाम भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। सही। अच्छा जी जी एक चीज़ चीमा साहब और बताइएगा कि ये बात प्राइसेस की होती है, बढ़ाने की, कम करने की। अब एक लिहाज से तो चलें जून तक आवाम को रिलीफ है, अब उसका इफेक्ट क्या होगा वो बात की बात है। और ये कि आप लोग जो किया करते थे उस पर तनकीद अपोजिशन भी करती है कि जी आप वक्त पे फैसले नहीं करते, चाहे करेंसी की डिवैल्यूएशन करनी है उस वक्त जाके करते हैं चीज़ें जब बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी होती हैं, और वही पैसा जो मार्केट में फेंक के इसहाक़ साहब कहते हैं 300-400 मिलियन डॉलर फेंकते थे और मार्केट स्टेबल हो जाती थी, वो कहते हैं उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह कहा जा रहा है कि जी जो बाहर से कर्जे लिए गए, वो कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई या सेनेट में, जिसमें कहा जाता है कि जी इन्होंने 3.5 साल में जो कर्जे लिए वो 29 बिलियन के लिए 22 बिलियन डॉलर इन्होंने वापस किया। आपका कहते हैं जी 50 बिलियन लिए 5 सालों में और 21 बिलियन वापस किया, बीच वाला पैसा किधर गया, वो भी लोग सवाल उठाते हैं। जी देखिए, हमने जो कर्जे लिए, हमने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जो हमारे दौर में इनिशिएट भी हुए, कंप्लीट भी हुए। आप ये देखें ना, मोटरवेज के जाल बिछा दिए गए उस दौर में, बिजली की लोड शेडिंग जो है उसको खत्म किया गया, आपको याद है, CPEC का तोहफा दिया गया, बेशुमार बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इन्होंने क्या किया है? दूसरी बात ये कि इन्होंने तो मुख्तसर तरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। और तीसरी बात जो है वो ये है, देखें हर हुकूमत से तवक्को होती है कि पहले की निस्बत जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट लाएं। ना इम्प्रूवमेंट की तो इनसे तवक्को कोई नहीं है, क्योंकि ये है कि ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना कोई तजुर्बा है, ना विजन है। मैं मेरी बेहतरी की, कोई इम्प्रूवमेंट की, कोई बेटरमेंट की तो कोई तवक्को नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये एक चैलेंज इनको करता हूँ कि अगर ये समझते हैं, ये दो दावा करते हैं कि इनके दिल में अवाम का दर्द है, तो सिर्फ एक काम करें। जिस लेवल पे, जिस सतह पे आपको शायद खुर्दनोश की बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मिली थी 2018 में जब आपने हुकूमत संभाली थी, आप कौम को वो लौटा दें, हम समझेंगे वो तो नहीं लौटाई जा सकती ना चीमा साहब, पूरी दुनिया में वो वापस नहीं आ सकती। कोरोना का इफेक्ट तो सारी दुनिया में 30 साल
वाली महंगाई जो है ना अमेरिका में नहीं, लोगों आप ने देखी, आपको वेस्ट आप में नहीं अंदाजा देखी। कर लें, आप मिडिल ईस्ट में देखें, यूरोप में देखें, अशाए खुर्दोनोश की कीमतें जो थी, जो आज से 5 साल पहले थी, तकरीबन आज भी वही है। सही, ठीक ये है, तो कोई ऐसी मुख्तसर बात ब्रेक नहीं लेते है। हैं। ब्रेक के और बाद जिस तरह डॉक्टर तेल का साहब मैंने से मिसाल दी गुफ्तगू का कि सिलसिला तेल की जारी रहेगा। कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जो 2013 सही, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पूरी दुनिया में दो ही मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे रह गए हैं जहां अभी पोलियो के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान लेकिन पोलियो के खात्मे के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। पिछले 2 साल से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन हमने इस तसलसल को ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें अपने बच्चों की खातर, अपने जो नस्लें हैं आने वाली, उनकी मुस्तकबिल की खातिर इस बीमारी से लड़ना है, इसे जड़ से उखाड़ना है। 2 बूंद पोलियो के कतरे अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, क्योंकि ये एक ला इलाज मर्ज है। एहतशाम साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, बच्चों को ता या हयात माजूरी से बचाने का एक ही तरीका है कि उनको पोलियो को कतरे पिलाए जाएं। अच्छी बात है, अवेयरनेस कैंपेन्स हर जगह चल रही है, और उससे अच्छी बात यह है कि हमारे उलमा हज़रात भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ वो भी कतरे पिला रहे होते हैं। कम से कम हमारे जो देहातों में लोग जो मुखालफत किया करते थे, कमी आ रही है। तो बहुत जल्दी इसका खात्मा ज़रूरी है, इसके लिए कंपेन अवेयरनेस चलती रहनी चाहिए। सही। तो आपको लगता है कि सर गवर्नमेंट सतह पर भी जाहिर है ये अवेयरनेस का एक सिलसिला स्टार्ट किया गया है, तो किसी हद तक, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि पोलियो का कोई केस पाकिस्तान के अंदर सामने नहीं है, लेकिन हमने इस तसलसल को बरकरार रखना है, तो मजीद कितनी जरूरत है? अफसोसनाक बात यह है कि मुखालफत में जो प्रोपेगेंडा आता है ना, जो कोई कहता है जी मज़हब के ख़िलाफ़ है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें ये चीज़ डाल दी गई है, मेरा ख्याल है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। हमारे उलमा हज़रात भी, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर भी, सियासी लोग भी, तालिब इल्म भी, सबको इस बारे में बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता माजूरी के साथ पैदा हों, सारी उम्र वो लेके चलते रहें। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि ये कतरे हर सूरत में बच्चों को पिलाए जाएँ, घर घर में जाके पिलाए जाएँ, और बड़ी हद तक मेरा ख्याल है हुकूमत जो है कामयाब भी हो रही है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है ताकि खुदा ना खास्ता ऐसे मजीद केसेस जो अब बहुत कम हो गए वो दोबारा ना आए। और एहतशाम साहब, मीडिया का इसमें रोल आप कितना? मीडिया का तो बेहतरीन रोल है। मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे बहुत अच्छी बात है, हमारे एंकर्स भी सारे लोग जो है ना, कम से कम इस मसले पे सियासत नहीं हो रही, सारे लोग दानादारी से समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। बच्चों के लिए मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाना ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। माँ बाप के लिए, माशरे के लिए, ये नई कौम जो है ना, नई नस्ल पैदा जब होती है, उनके लिए सेहत बड़ी ज़रूरत है। और पोलियो के कतरे बुनियादी तौर पे सोनिया ये पैगाम देते हैं कि बच्चे की सेहत ज़रूरी होगी, माजूरी नहीं होगी तो माशरे में एक बेहतर किरदार बच्चा बड़ा होकर अदा कर सकता है। सही। तो सर, आपको क्या लगता है, अभी भी जो पेरेंट्स हिचकिचाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने में बच्चों को, इस हवाले से जिस तरह से आपने भी बात की कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसको काउंटर करना आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी हो गया है? बड़ी हद तक तो सोनिया ये इसमें कामयाबी हुई है, लेकिन माजरत के साथ अभी भी दूर दराज इलाकों में चले जाएँ, देहातों में चले जाएँ, जिस तरीके से उनको बताया जाता है कि जी ये पिलात आप बच्चों को और बीमारियां आ जाएंगी, मुस्तकिल तौर पे और परेशानियां आएंगी, वो एक गलत रवैया है जिसको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, इस रवैये को दूर करने की जरूरत है। बेल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपका। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।